Assalamualaikum my dear students. I hope all of you will be fine. Welcome back to my YouTube channel Chase Your Dreams Educational Academy. 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 14 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसके MCQs डिटेल से करवाए थे। आज मैं शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट्स। कि जब कोई भी लिक्विड एवेपोरेट होता है तो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसका मैंने नोट्स बना दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। ठीक है, अभी देखें, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एवेपोरेशन का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज़ है हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चली जाती है, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, एवेपोरेशन। जैसा वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ है हमारे पास, एवेपोरेशन का, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। वो कह रहे हैं जब एवेपोरेशन हो रही है तो ये जो एनर्जी आपको चाहिए ये कहाँ से आ रही है, ये आंसर में हम बताने लगे। वरना लिक्विड एवेपोरेट यानी कि जब एक लिक्विड हमारे पास है कोई भी, वो लिक्विड अपनी फिजिकल स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है तो वो एवेपोरेट होता है। तो जब भी कोई लिक्विड एवेपोरेट होता है, द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग। जो एनर्जी उसे चाहिए वो कहाँ से आती है, सराउंडिंग से आती है। एंड द लिक्विड इटसेल्फ, या तो फिर उस लिक्विड के अपने ही मॉलिक्यूल से आती। अब देखें, दो रीज़न है कि या तो जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से आएगी या फिर लिक्विड में से खुद में से आएगी। या अब वो कैसे आएगी, अब देखिए, सराउंडिंग से तो एब्जॉर्ब कर लेगा वो। अब एक कंटेनर है, ठीक है, अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपस में कंटेनर में ये मॉलिक्यूल मौजूद है तो इनमें कोलायन भी हो रही है, कोलाइड कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। जिस कोलायन करते करते जिसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी वो यहाँ सरफेस पर आ जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इस सरफेस से क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी बाकी मॉलिक्यूल से कि वो यहाँ से स्पेस को क्या कर देगा, स्पेस से एस्केप होकर कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग में। फिर जो पीछे रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उनकी एनर्जी कम होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अभी जितने रिमेनिंग मॉलिक्यूल है ना, अभी अपने सराउंडिंग से क्या करेंगे, एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे। फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, मॉलिक्यूल्स की कोलायन इंक्रीज़ होगी। जो मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी सरफेस पर आएंगे और फिर उस सरफेस से क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। ड्यूरिंग एवेपोरेशन द सरफेस मॉलिक्यूल, अब जो मैंने आपको समझाया ये सारा प्रोसेस बताने लगा है। द सरफेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिक्विड। अब जो बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड द सराउंडिंग, और अपने फिर उसके बाद इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसे ओवरकम करने के लिए, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और बाकी जितने भी पीछे मॉलिक्यूल हैं उनके अट्रैक्टिव फोर्सेज को ओवरकम करने के लिए वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करते हैं या फिर सराउंडिंग से गेन करते हैं। और हमारे पास फिर वो क्या करते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एंड एस्केप इनटू द एयर। और फिर वो कहाँ एस्केप हो जाते हैं, आपके पास एयर में। ठीक है, एस्केप इनटू द एयर यानी कि वो एवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सेकंड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इस कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि जो कंडेंसेशन है वो क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखें, सबसे पहले तो कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन क्या होती है आपके पास, अभी हमने एवेपोरेशन पढ़ा है ना, कंडेंसेशन ऑपोजिट है एवेपोरेशन का। क्या एवेपोरेशन में लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में, तो कंडेंसेशन में वेपर्स चेंज होते हैं लिक्विड में, कि वेपर्स हमारे पास कूल डाउन होकर चेंज हो जाते हैं लिक्विड में। ये हमारे पास कंडेंसेशन में होता है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, अब जब वेपर्स ने लिक्विड में चेंज होना ही है तो फिर हमारे पास ये जो प्रोसेस है क्या, ये एंडोथर्मिक है। अब देखें, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एंडो का मतलब है इन होना, ठीक है, इंटर होना, और थर्म का मतलब है हीट।
कि अब इसमें हीट इंटर होगी। वो प्रोसेस जिसमें हीट इंटर होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब क्या कंडेंसेशन में हीट इंटर हो रही है? तो आप देखें, जब हमारे पास वेपर्स हैं, ठीक है, वो कूल होकर किस में चेंज होंगे? लिक्विड में चेंज होंगे। अब वेपर्स ने चेंज होना है लिक्विड में। तो अब देखें, गैसियस स्टेट है वेपर्स की और लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, अलग स्टेट है। अब हमारे पास जो गैसियस स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है ज़्यादा। अब देखें, ज़्यादा एनर्जी से वो आ रहा है कम एनर्जी की तरफ। अब उनकी एनर्जी तो ज़्यादा थी, जब उन्होंने चेंज होना ऐसे स्टेट में जिसकी एनर्जी कम है, तो उनके पास तो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, जिसे वो क्या कर देंगे? रिलीज़ कर देंगे। अब ये एंडोथर्मिक नहीं बल्कि कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है रिलीज़ करना, थर्म का मतलब होता है हीट को, तो एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट को बाहर निकाल देना। तो कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है। नो, कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन कंडेंसेशन गैस मॉलिक्यूल्स लॉस हीट एनर्जी, के कंडेंसेशन में आप देखें, अभी हमने पढ़ा ना कि वेपर्स क्या करेंगे? एनर्जी को लॉस कर देंगे। कि हमारे पास जो कंडेंसेशन है उसमें गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ये देखें, ये जा रही है, ठीक है, टू देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग में, एज दे स्लो डाउन। फिर उसकी जो हमारे पास जो वेपर स्टेट में गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो रैंडम होती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो वो क्या हो जाते हैं? फिर स्लो डाउन हो जाते हैं एंड मूव क्लोजर। उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत फासले पर होते हैं एक दूसरे से, ये देखें लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं। एंड मूव क्लोजर टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड। फिर ये जो मालिक्यूल दूर दूर थे ये थोड़ा क्या आ जाएंगे? करीब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है उनके मालिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो ये क्लोज आएंगे ताकि किसकी प्रॉपर्टी शो कर सकें? लिक्विड की। इस तरह वो गैस से किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में। कौन से प्रोसेस के ज़रिए? कंडेंसेशन के ज़रिए। कौन सा फिनोमिना होता है हमारे पास? कंडेंसेशन का। और कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, वाई नेफ्थलीन बॉल्स। अब सबसे पहले तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या हैं? हम कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए, अनाज को, जैसे गंदुम होता है, जब हम साल की स्टोर करने लगते हैं उससे कीड़े ना लगें, तो कुछ बाज़ार से गोलियां टाइप मिलता है, उन्हें रैपर में पैक करके उसके अंदर रख देते हैं ताकि कीड़े उन्हें ना खाएं, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या होती है? नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। क्या करती हैं? यूज टू रिपेल इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को उस चीज़ से दूर रखती हैं जहाँ हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहना है ये डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम, के कुछ टाइम बाद डिसअपेयर क्यों हो जाती हैं? तो इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले नेफ्थलीन है क्या? इट इज़ अ वॉलेटाइल सॉलिड, एक वॉलेटाइल सॉलिड है। वॉलेटाइल सॉलिड मीन्स के हमारे पास ऐसा सॉलिड है जो थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, रूम टेम्परेचर भी उसे मिलता है, तो वो हमारे पास सॉलिड स्टेट से किस में चला जाता है? गैस स्टेट में, ठीक है। गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है इतनी फास्ट? क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, कि उसे जब थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब ये जो चेंज कर रहा है सॉलिड से गैस में, अब कोई भी चीज़ सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू अ गैस। अब सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है? कि कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है हमारे पास किस में? गैस में। डायरेक्टली सॉलिड हमारे पास चेंज हो जाता है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। वो लिक्विड स्टेट से गुजरता ही नहीं बल्कि किस में चला जाता है? गैस में चला जाता है। कि देखें, हमारे पास पहले गैस है, उसकी एनर्जी हमारे पास उससे कम होती है लिक्विड की और उससे कम होती है सॉलिड की, ठीक है। अब हमारे पास ये जो बॉल्स हैं सॉलिड फॉर्म में है ना, तो इस सॉलिड से जानी चाहिए लिक्विड में। सॉलिड की एनर्जी सबसे कम, जब इन्हें हीट मिलेगी थोड़ी मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो किस में जाना चाहिए? लिक्विड में। लेकिन जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उनके मालिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लिक्विड तक नहीं बल्कि वो किससे मैच होती है? गैस के मालिक्यूल से। इसलिए सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो सॉलिड नेफ्थलीन मालिक्यूल गेन इनफ एनर्जी, देखें इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एयर, यानी कि सराउंडिंग से, टू एस्केप डायरेक्टली एज वेपर एंड डिसअपेयर, कि वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि डायरेक्टली एवेपोरेट हो जाते हैं किस में? गैस में, वेपर्स में, और फिर क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर, कि हमें वो दिखाई ही नहीं देते, नज़र ही नहीं आते, ठीक है।
मैंने अच्छे से समझाया, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब आप देखें, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। कि हमारे पास फेज चेंज के दौरान, फेज चेंज का मतलब है कि मैटर की एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रही है। जैसा कि सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, गैस चेंज होता है लिक्विड में। ये सारे फेज चेंजेस हैं। वो कह रहे हैं जब फेज चेंज होता है तो जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज नहीं होता। तो इसका रीज़न क्या है? The temperature remains constant during a phase change because during a phase change the heat energy supplied is used to break the intermolecular bonds, overcoming the forces of attraction better than increasing the kinetic energy of the particle which would raise the temperature. अब देखें, सॉलिड को हमने चेंज करना है लिक्विड में। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, कम, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप सॉलिड को क्या करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे, तो आप हीट सब देंगे, तो जितनी भी एनर्जी है वो सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं करेगी, बल्कि वो क्या करेगी, उसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी। अब देखें, सॉलिड है, हमने उसे लिक्विड में चेंज करना है, तो हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, मेल्टिंग का, कि वो मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो जितनी आप एनर्जी दे रहे हैं तो सॉलिड्स के जितने भी बॉन्ड हैं वो उसे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, उनके बॉन्ड्स को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक में यूज़ हो रही है। वो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर कोई और आप फेस चेंज कर रहे हैं, अगर आप लिक्विड को चेंज कर रहे हैं गैस में, तो भी सेम प्रोसेस होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, जो जितनी भी एनर्जी है उनके सारे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, उनकी जो बॉन्ड्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। क्या ये पॉसिबल है कि हम जो लिक्विड है उसे भी गैस की तरह कंप्रेस कर सकें? नो। अब देखें रीज़न क्या है, नो। अब ये नो का रीज़न क्या है, जो हमारे पास गैस हैं उसमें देखें मॉलिक्यूल्स लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन करते हैं। अब जो हमारे पास लिक्विड है इसमें मॉलिक्यूल्स में गैप नहीं होता, मॉलिक्यूल्स एक तरतीब में आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल सा डिस्टेंस होता है। नो लिक्विड्स आर कंसिडर इनकम्प्रेसिबल। अब देखिए, कंप्रेस करने का मतलब है चीज़ को दबाना। जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को दबाते हैं तो इसके दरमियान ये जो खाली जगह हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, और ये मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर हैं तो ये ऐसे क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे दबाने से। ठीक है, लेकिन जब लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पहले ही करीब करीब हैं, अब आप उसे दबाएंगे तो उनके दरमियान तो स्पेसिस ही नहीं है जो क्या हो, ख़त्म हो। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, गैस की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंप्रेसिबल नहीं है, बल्कि क्या है, इनकम्प्रेसिबल। इन अ गैस देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। ये देखें, ये नज़र आ रही है ना आपको कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो हमारे पास ये देखें इनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, हमारे पास पैक्ड हैं क्लोजली, इनके दरमियान स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। But in liquid particles are already packed very close together with almost no space to be pushed further। कि हम इन्हें कंप्रेस करके फर्दर पुश कर ही नहीं सकते कि ये एक दूसरे के करीब करीब आए। ठीक है, इसलिए लिक्विड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हैं, गैस की तरह हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या उस टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं जिस पर आपका जो वाटर है वो बॉयल होता है। अब देखें, आपको बिल्कुल क्लियर है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, कि वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। अगर हम नॉर्मली वाटर को बॉयल कर रहे हैं आम कंडीशन में, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 पर पहुंचता है हमारा वाटर है बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करें लैब में तो क्या हम ये चेंजिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम बॉइलिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा कर सकते हैं अपने वाटर को बॉयल करने के लिए। देखें कैसे कर सकते हैं।
यस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का किसके ऊपर, जो उसकी सारी डिपेंडेंस है किसके ऊपर है बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है। जो सारा वो डिपेंड कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जिस चीज़ के अंदर भी आप उसे बॉयल कर रहे हैं उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो उस पर कितना प्रेशर लगा रहा है। अगर यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ए एम से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए से एटमॉस्फेरिक, पी से प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बॉइलिंग पॉइंट के, कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर, एरो मतलब इंक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हमारा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऐसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक चीज़ इंक्रीज होती है दूसरी भी इंक्रीज होती है, एक डिक्रीज हो दूसरी भी डिक्रीज हो। तो अब आप देखें, अगर हम एटमॉस्फेरिक, इफ़ यू डिक्रीज द प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें, कैसे कम करें, यूजिंग अ वैक्यूम पंप, के जो वैक्यूम पंप लगा के सारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या कर दें, कम कर दें। देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा नॉर्मल होता है कितना है, सी लेवल पे 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। 1 atm होता है, 1 atm किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg। अब ये जब 760 mm ऑफ Hg हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अगर आप इसे कम कर दें, देखें अब 760 से हम इसे क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, वैक्यूम पंप का यूज़ करते हुए, वाटर विल बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन 100, तो वाटर भी ऐसे टेम्परेचर पर बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा और वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन 100, के वो 100 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वो 100 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर, अब देखें अगर 760 से हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, जैसे हम प्रेशर कुकर करते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते हैं, उसमें इंक्रीज कर देते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, के जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं मरी वाली साइड या दूसरे पहाड़ी इलाकों में, तो हमारा हाइट के साथ जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। हमने पिछले टॉपिक में भी क्लियर किया है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जैसे 98 हो जाएगा, हाइट इंक्रीज हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा, जैसे जैसे हाइट जितना इंक्रीज होती जाएगी आपका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही डिक्रीज होगी, तो हाइट टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हाइट इंक्रीज आपकी हो रही है तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होगा। जब हाइट हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। इन विच सीजन द वेट क्लॉथ गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, कि वो कौन सा सीज़न है जब आपके जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते, सूखने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। अब देखें गर्मियों में मौसम होता है, गर्म हवाएं चल रही होती हैं, हवा में बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम जो कपड़े रखते हैं वो सारी, जो हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो सारी जो एयर है वो ह्यूमिडिटी है जो कपड़ों से उसे क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और वो जल्दी से सूख जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास विंटर सीजन हो, सर्दियां हो, बारिशों का मौसम हो, आप अगर कपड़े डालें तो हमारी एयर तो ऑलरेडी ह्यूमिड होती है, उसमें पहले से ही वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वो मज़ीद वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती। इसीलिए जो गर्मियों में कपड़े सूखते हैं उसके निस्बत सर्दियों में और बारिशों वाले सीज़न में जो कपड़े सूखते हैं उनका टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा। देखें वेट क्लोथ टेक लॉन्गर टाइम, ज़्यादा वक्त लेते हैं टू ड्राई, सूखने में, इन विंटर एंड मानसून सीजन। दिस इज़ बिकॉज, वजह क्या है, द एयर इज़ ऑलरेडी सेचुरेटेड, के सेचुरेटेड होने का मतलब है कि हाई ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होती है, उसमें पहले से ही वाटर मालिक्यूल सेचुरेट हुए हुए होते हैं, विच स्लो डाउन द रेट ऑफ एवेपोरेशन, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो हो जाता है, कि हमारे पास जल्दी से जो वाटर हमारे पास होता है हमारे क्लॉथ में वो कन्वर्ट नहीं होता वेपर्स में, और उन वेपर्स को हमारी जो एयर है वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 3 क्वेश्चन रहते हैं, 14.8 कर रहे हैं अब हम। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, व्हाट हैपन टू पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग, तो उसके पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनके साथ क्या होता है,
व्हेन हीटेड, जब हम हीट करते हैं, द पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, एंड देयर वाइब्रेशन कम्स मोर रैपिड एंड विगरस। Eventually, the vibration becomes strong enough to overcome the rigid bond and the solid leading to melting. अब इसका मतलब है कि जब आप सॉलिड को हीट कर रहे हैं, जो सॉलिड था, हमने इसे क्या करना स्टार्ट किया, हमने इसे हीट अप करना स्टार्ट किया, तो जो हम हीट दे रहे हैं, तो अब उस हीट से क्या होगा कि जो उसके पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जो उनकी वाइब्रेशन, अब देखें, वो जो पहले कोलायन करते हैं अब उससे फास्ट कोलायन करेंगे, उनके जो कोलायन है वो पहले से तेज़ हो जाएगी, और आखिरकार वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जो उनके दरमियान बॉन्ड है वो उन पर ओवरकम करेगी और वो बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। अब जो लिक्विड के बॉन्ड्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे पास ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या होगा कि वो सॉलिड से, सॉलिड के बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो सॉलिड से चेंज होना शुरू हो जाएगा किस में, लिक्विड में, क्योंकि अब उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है। अब जब एनर्जी ज़्यादा हुई है तो वो सॉलिड स्टेट में नहीं सस्टेन करेंगे, बल्कि वो जल्दी से मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि लिक्विड के मालिक्यूल्स की एनर्जी सॉलिड के मालिक्यूल से क्या होती है, ज़्यादा। और ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होगा, हमारे पास मेल्ट होने के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, डू सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस। अब देखें, डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मालिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब गैस के मालिक्यूल तो हमें पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्या लिक्विड के और सॉलिड के मालिक्यूल्स भी ऐसे मूव करते हैं? हाँ जी, यस। यह सॉलिड एंड लिक्विड मालिक्यूल आल्सो डिफ्यूज लाइक गैसेस, गैसेस की तरह डिफ्यूज करते हैं, बस जो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, मोर स्लोली देन द गैसेस। सबसे जल्दी गैसेस डिफ्यूज करेंगे, उसके बाद लिक्विड, और सबसे लास्ट में सॉलिड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गैसेस के मालिक्यूल्स हैं, उनकी मूवमेंट फास्ट होती है। ठीक है, उनका मालिकुलर वेट कम होता है जिसकी वजह से वो रैपिडली मूव कर लेते हैं। उसके बाद सॉलिड है, उनका मालिकुलर वेट आता है, उनकी मूवमेंट आती है, और उसके बाद लास्ट में लिक्विड की आती है और लास्ट में सॉलिड की आती है। अब आपको एक एग्जांपल भी दी है कि कैसे सॉलिड भी डिफ्यूज़ कर सकता है। अब हमने देखा होगा, हम वाइट बोर्ड पर चाक के साथ लिखते हैं, सॉरी ग्रीन बोर्ड है, कोई भी पेंट वाला जो बोर्ड होता है उस पर हम चॉक से लिखते हैं, चाक बोर्ड आप कह लें। तो अगर आप उसे क्लीन नहीं करते, काफ़ी मंथ के लिए उसे ऐसा ही छोड़ दें, तो आप देखते हैं कुछ टाइम बाद आप उसे रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, तो वो ईजिली इरेज नहीं होता, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? सम पार्टिकल्स ऑफ द चाक हैव डिफ्यूज इनटू द सरफेस ऑफ द बोर्ड। कि जो सरफेस ऑफ द बोर्ड होते हैं उस सरफेस के भी तो अपने पार्टिकल्स होते हैं, अपने पोर्स होते हैं, तो जो आपके चाक के पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर इम्बेड हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम लेयर से उसके अंदर की साइड। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड, जिसकी वजह से हमें उसे रिमूव करने में क्या होती है, मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो डिफ्यूज़ कर चुके होते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई ड्यू इज़ फॉर्म्ड इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। कि जब सुबह सुबह का टाइम होता है तब ड्यू का मतलब है शबनम के कतरे। ठीक है, हमें क्यों नज़र आते हैं, बाकी टाइम में क्यों दिखाई नहीं देते, सुबह सुबह के टाइम अब क्या चेंज आता है ऐसा। अब देखें, एट नाइट, जब रात का वक्त होता है, द ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट्स कूल डाउन, कि हमारी जो ज़मीन है और जितने भी ऑब्जेक्ट ज़मीन पर मौजूद हैं सब कूल डाउन हो जाते हैं, सबका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, द एयर नियर दिस, जब हवा चलती है इन कोल्ड सरफेसिस के ऊपर से, तो वो ड्यू पॉइंट बना देती है। द टेम्परेचर एट विच इट इज़ सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर, कि वो पॉइंट आ जाता है कि जब जो एयर है वो वाटर, जो हमारे पास वाटर, एयर में जो वाटर जितना भी होता है वो कूल सरफेस के ऊपर से जब पास हो जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑल इट वाटर, कि वो सेचुरेट जब हो जाता है तो इतना ड्यू पॉइंट पर इतना वाटर सेचुरेट हो जाता है कि एयर उसे होल्ड नहीं कर सकती। सो द एक्सेस वेपर कंडेंसेस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट ऑन कोल्ड सरफेसेस लाइक ग्रास और लीव्स। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो कोल्ड सरफेसेस पर ड्यू की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में गिर जाता है। ठीक है, इसलिए हमें सुबह सुबह घास पर, पत्तों पर, चीज़ों पर शबनम के कतरे दिखाई देते हैं। ठीक है, सारे मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, ये क्लियर हो गए होंगे। एक्सरसाइज में अब हमने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। नेक्स्ट हम इसका कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, सारे लॉन्ग भी कर लेंगे। इजीली मैं आपको सारे आंसर बता दूंगी। आप लोग कोशिश क्या करें, जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं आप सारे लेक्चर्स
अच्छे से वॉच करें, ठीक है ना। जितने भी लेक्चर्स मैं इस चैप्टर के बना चुकी हूँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि चीज़ें जब ही समझ आती हैं ज़्यादा अच्छे से जब आप पीछे से सारा आपको नॉलेज हो, अच्छे से आपने समझा हुआ हो। अगर डायरेक्ट आप कहें कि मैं जल्दी से बस एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लेता हूँ, एक्सरसाइज से मेरी तैयारी हो जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ज़रूरी है कि आपको सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तभी आपको एक्सरसाइज भी समझ आएगी, ठीक है।